नमस्कार दोस्तों, विश्व इतिहास के यह वीडियो में आज हम फ्रांस के क्रांति के बारे में देखने वाले हैं। अब तक हमने विश्व इतिहास के बारे में भौगोलिक खोज और अमेरिका के क्रांति के बारे में देखा था। अमेरिका के क्रांति का ही कारण बन गया फ्रांस में क्रांति का। फ्रांस के क्रांति के अनेक कई कारण थे, लेकिन फ्रांस में उस समय किस तरह के सामाजिक व्यवस्था थी, सरकार द्वारा किस तरह के नए कानून लगाए जा रहे थे कि वहां के जनता सरकार का विरोध करना शुरू कर देती है। हम पूरे फ्रांस के क्रांति को आधार से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, जिसमें देखे थे कि इस क्रांति का कारण बन गया अमेरिकी स्वतंत्रता की क्रांति। क्रांति में हम यह देखे थे कि किस तरह से वहां के लोगों को आजादी दी गई थी ब्रिटेन से, और यह अमेरिका की क्रांति को मान्यता प्राप्त हुआ था पेरिस के संधि के द्वारा। पेरिस में ही बैठक बुलाया गया था, जिसे पेरिस की संधि कहा गया था। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में, और इस संधि के द्वारा फ्रांस के जनता को भी जागरूक कर दिया। यहाँ के लोग फ्रांस के राजा से स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग करना शुरू कर दिए थे। फ्रांस के क्रांति के अनेक कारण में से हम पहला कारण समझते हैं। फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण बना अमेरिका के क्रांति, लेकिन इसके पहले भी फ्रांस में कारण बने हुए थे जो कि क्रांति का काम कर दिया। फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासन चलता था। बूर्बो राजवंश का शासन चला करता था। जिस तरह से हम प्राचीन इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं कि मगध में हरेक वंश का शासन स्थापित हुआ था, उसी तरह से फ्रांस में कोई एक वंश था, बूर्बो वंश, और इसी वंश के द्वारा फ्रांस में राजा बने करते थे। हम लुई 16वां से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। देखिए, बूर्बो राजवंश में एक शासक हुए थे लुई 14वां। लुई 14वां के शासन काल में हम जान रहे हैं कि लुई 14वां एक निरंकुश शासक माना जाता था। उस समय फ्रांस में एक शासक था जिसका नाम था लुई 14वां, और यह एक निरंकुश शासक था। निरंकुश हम बताए थे कि उस तरह के व्यक्ति को कहा जाता है जिस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता है। एक तरह से यह अपना जो बात बोल दिया वही लागू होगा। और निरंकुश के साथ साथ यह एक योग्य पर्सनालिटी का भी व्यक्ति था। यह काफी ज्यादा योग्य व्यक्ति था। इसके खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाते थे वह उसको आसानी से दबा दिया करता था। इनके समय में बहुत ज्यादा फ्रांस में यह राजा है, फ्रांस के राजा ही हैं लुई 14वां। तो इनके साथ देने के लिए जो इनके साथ मंत्रिमंडल हुआ करते थे, वह मंत्रिमंडल के बैठक को इस समय इसको जनरल स्टेटस के नाम से जाना जाता था। जनरल स्टेटस कहा जाता था। जनरल स्टेटस क्या होते थे? तो यह मंत्रियों का ग्रुप होता था, समूह होता था, और फ्रांस के सभी राज्यों में एक एक मंत्री हुआ करते थे, और यह सभी मंत्री मिला करके एक नाम देते थे जनरल स्टेटस, और इनका बैठक हुआ करता था। जाहिर सी बात, भारत में भी जो प्रधानमंत्री हैं इनके कुछ मंत्रिमंडल के सहयोग से काम करते हैं, और हर वर्ष में बैठक होता है, जो कि दिल्ली में संसद में बैठक होती है। 3 बैठक साल में, तो वैसे 2 बैठक होना कंपलसरी है, लेकिन 3 बैठक जनरली हो जाता है। भारत में होने वाला जो बैठक का नाम दिया जाता है, एक कहा जाता है कि बजट सत्र चल रहा है, दूसरा मानसून आ जाता है, और तीसरा शीत बैठक चलता है। तो इसी तरह से यहाँ मंत्रिमंडल का बैठक हुआ करता था, जनरल स्टेटस की बैठक। और इस जनरल स्टेटस की बैठक में फ्रांस के हर वर्ग के लोग शामिल होते थे। कोई मजदूर वर्ग का है, कोई हस्तशिल्प वाले वर्ग के हैं, कोई किसान हैं, अगर कोई मान लेते हैं अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, हर वर्ग के लोग, और यह सब मध्यम वर्ग के लोग हुआ करते थे। और एक इसके अलावे पुरोहित वर्ग होते थे जिसको पादरी कहा जाता था, कलर्गी, और एक हुआ करते थे जिसे कुलीन वर्ग कहा गया था। कुलीन वर्ग को कलर्गी कहा जाता था, और पोप होते थे जो पादरी हुआ करते थे। तो जनरल स्टेटस की बैठक में सभी लोग राजा के समक्ष बैठते थे और अपना अपना समस्या बताया करते थे। लेकिन जनरल स्टेटस की बैठक जब लुई 16वां शासक था, इसके समय कोई भी जनरल स्टेटस की बैठक नहीं हुआ। जब बैठक करवाने के लिए कहा जाता था तो यह बोलता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। स्टेट के बैठक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मानता था कि मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का था। और इसके
आधार पर ही यह कोई भी बैठक नहीं होने दिया। सबसे इसके पहले लुई 14वां के शासक बनने के पहले 1614 ईस्वी में जनरल स्टेटस की बैठक हुई थी और इसके बाद बैठक नहीं हुआ जब से राजा बन गया लुई 14वां। लुई 14वां के बाद शासक बना कौन? लुई 15वां। वह अधिक योग्य नहीं था, लेकिन लुई 14वां के बाद अगला जो शासक बना लुई 15वां के बाद वह बना था लुई 16वां। हम देख रहे हैं कि लुई 14वां, यही जो व्यक्ति, जो घना बाल वाला व्यक्ति जो दिख रहा आदि मानव के जैसा, लुई 14वां। तो इनके बाद जो गद्दी संभाले थे लुई 15वां, वह योग्य नहीं थे, उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना रहता है। इसके बाद जो शासक बने वह बने थे लुई 16, लुई 16वां। देखिए हम लुई 16वां के बारे में देखने वाले हैं। यही है लुई 16वां, फ्रांस के अगला शासक लुई 16। देखिए लुई 16 गद्दी पर कब बैठे हैं? तो जब ये साहब मर जाते हैं। लुई 14 मरते कब हैं? तो यह 1700, लुई 14 नहीं, ये तो लुई 16वां है। तो ये गद्दी पर कब बैठेंगे? जब लुई 15वां मर जाते हैं, जब लुई 15वां की मृत्यु होती है। लुई 15वां कब मरते हैं? तो ये मरते हैं 1774 ईस्वी में। और 1774 ईस्वी में मर जाने के बाद अगला जो शासक बनता है वही है लुई 16वां। तो यह गद्दी पर कब बैठ गए? 1774 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठे और इनका जो शादी हुआ वह हुआ किनके साथ? मैरी एंटोइनेट के साथ। देख रहे हैं कि यही जो है खूबसूरत महिला मैरी एंटोइनेट है। यह महिला नहीं, राजकुमारी है। कहाँ की? राजकुमारी है। यह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी है। यह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी है मैरी एंटोइनेट, और इनका लगन हो जाता है फ्रांस के राजा लुई 16वां के साथ इसका शादी होता है। यह बहुत ही ज्यादा डिमांड वाला लड़की थी, महिला थी, राजकुमारी थी। तो लुई 14 जब गद्दी पर बैठा तो यह एक अयोग्य शासक था। इसके पास अधिक योग्यता नहीं थी, लेकिन काबिलियत भर भर के था। इसके पास निरंकुशता बहुत अधिक था, निरंकुश बहुत अधिक थे। इसके वजह से इनके समय में और ज्यादा डिमांड होना शुरू हो गया। कई कारण हो गया कि लुई 16वां के समय फ्रांस की जनता फ्रांस के सरकार से विरोध करने और आजादी की मांग करना शुरू हो गए थे। देखिए अब यहीं से हम अनेक कारण के बारे में देखने वाले हैं। ढेर सारा कारण थे, कारण एक नहीं था। अंतिम कारण था जो पेरिस में संधि हुआ था। तो हम कारण को एक एक करके समझेंगे। किसी भी लड़ाई को आप 3 आधार पर बांट सकते हैं। बांटने के लिए तो और भी कई कारण होते हैं, लेकिन मिनिमम 3 कारण हो ही जाता है। पहला कारण हो जाता है आर्थिक कारण, पैसा कौड़ी। दूसरा कारण क्या हो जाता है? धार्मिक कारण। और तीसरा राजनीतिक कारण। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह 3 कारण प्रमुख कारण होते हैं किसी भी क्रांति होने का। तो पहला कारण हम देख ले रहे हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक, तो राजनीतिक कारण में ही हम पहला पढ़ ले रहे हैं कि पहला जो बात जानेंगे कि यहाँ के जो शासक थे लुई 16वां, लुई 16वां यह बहुत अधिक क्या थे? तो निरंकुश व्यक्ति थे। निरंकुश यानी कि यह किसी की बात नहीं सुनते थे। तो ठीक है, यदि आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि बाकी जो विद्रोही उछल रहे हैं उनको दबा दिया जाए, लेकिन इसके पास योग्यता भी नहीं थी। यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य व्यक्ति था, योग्यता नहीं था, और इसके बावजूद इसके समय निरंकुशता भरा पड़ा था और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे फ्रांस की जनता को लाभ मिले। यहाँ की जनता इस समय बेरोजगार हो चुकी थी, आर्थिक हालात खराब हो गए थे। हम कारण में देखेंगे। दूसरा कारण देख ले रहे हैं, आर्थिक कारण देख ले रहे हैं। दूसरा क्या कारण? आर्थिक कारण। देखिए फ्रांस में आर्थिक हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि आर्थिक कारण में पहला कारण हम देख ले रहे हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को हार मिली थी। फ्रांसीसी क्रांति के पहले हम देख रहे हैं कि फ्रांस कई सारा युद्ध लड़ चुका है। तो सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ है आप बताइए? 1756 ईस्वी से 63 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध चला था, और यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला। इस युद्ध में दोनों को क्षति पहुंचा आर्थिक रूप से, लेकिन फ्रांस को भी पहुंचा इस समय और इंग्लैंड को भी तो पहुंचा है। दोनों का कारण बन रहा है सप्तवर्षीय युद्ध। दूसरा कारण क्या देख रहे हैं कि यह अमेरिका में जो क्रांति हुआ था, अमेरिका की क्रांति कब हुआ? 1776 ईस्वी में। तो 1776 में जो अमेरिका में क्रांति हुआ
उसमें फ्रांस चला गया सहयोग करने। और इस समय 1774 में चूंकि लुई 16वां गद्दी पर बैठा था, यह 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1702 ही साल बाद एक ऐसा निर्णय ले लिया, युद्ध में सहायता दे दिया। तो 1776 में अमेरिका में जो क्रांति हुआ तो फ्रांस मदद कर दिया अमेरिका को, और मदद करने का नतीजा कि इसे 10 अरब लिब्रे, उस समय फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी लिब्रे, तो 10 अरब लिब्रे का क्षति पहुंचा। किसको? फ्रांस को। जाहिर सी बात है, यहाँ के राजा जिस समय थे लुई 16वां। तीसरा प्रमुख कारण आर्थिक में देख रहे हैं, आर्थिक में तीसरा क्या कारण था कि इसकी जो पत्नी थी, अभी जो राजकुमारी साहब जो थी, जो राजकुमारी है मैरी एंटोनेट, यह बहुत ही अधिक खर्चीली महिला थी, बहुत ही खर्चीली राजकुमारी थी। इतना खर्चा किया करती थी स्टेटस दिखाने के लिए, जिस तरह से वर्तमान में आजकल चलता है स्टेटस लगाने वाला। यदि आप कोई भी कीमती वस्तु ले रहे हैं और स्टेटस नहीं लगा रहे हैं तो जाकर के लगाइए जल्दी। तो यह भी उसी प्रकार की महिला थी। लुई जो महिला देख रहे हैं राजकुमारी, यह भी उसी तरह के महिला है, बहुत ज्यादा खर्चीली करने वाले, स्टेटस बहुत लगाती थी। स्टेटस लगाने के चक्कर में इसको टोटल राजस्व का 9% हिस्सा चला जाता था। सोचिए एक देश का कमीनी कितना ज्यादा हो सकता है, जो भी फ्रांस वाला देश, फ्रांस जो कि यूरोप का इतना डेवलप देश वर्तमान में है, उस समय भी था, और उस देश के टोटल आय, टोटल इनकम का, राजस्व का 9% हिस्सा इसके द्वारा मैरी एंटोनेट की वजह से खर्च हो जाती थी। खर्च को जी पर करती थी तो बिना मतलब के एक महल में रहती थी, उस महल का नाम था वर्साय का महल, वर्साय में पड़ता है वह महल। तो वर्साय के जो महल था वर्साय, तो शादी ब्याह करके दोनों लोग यही रहते थे वर्साय में। तो वर्साय के महल में लगभग 15,000 लोगों को काम दे दी, अपन जानल पहचानल लोगों को, जो बिना काम का है, बस आइए काम कीजिए। बस ऊंचा ऊंचा जो पद हुआ करता था सब अपन आदमी को दे दी, बस दिखाने के लिए कि, और इसका बात लुई 16वां मान भी लिया करता था। तो चला गया चक्कर में 9% हिस्सा ऐसे ही जा रहा था। और भी कुछ आर्थिक कारण है। देखिए अगला हम रीजन देखने वाले हैं, राजनीतिक, आर्थिक के बाद सामाजिक। देखिए यही वह महल है वर्साय। वर्साय महल कहाँ है? तो लगभग पेरिस से 20-30 किलोमीटर पड़ता होगा। पेरिस से जो है 30 किलोमीटर, यह दोनों लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए 30 है 20 है, 20-30 किलोमीटर पड़ता होगा पेरिस से वर्साय। वर्साय में ही एक महल का स्थापना किया गया, एकदम ताजमहल से भी सुंदर। यहाँ जो देख रहे हैं यह महल का पूरा एरिया है, बहुत बड़ा महल फैला हुआ है। दोनों लोग यही महल में रहते थे, घूमते थे, स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। देखिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो तीसरा रीजन देखने जा रहे हैं वह सामाजिक कारण देखेंगे। क्या? सामाजिक कारण। किसी भी धर्म के बीच जब लड़ाई होता है तो कुछ समाज का कारण उत्पन्न हो ही जाता है। यहाँ तो देश के लोकतंत्र का ही बात है। सामाजिक कारण में देख रहे हैं कि फ्रांस में जिस समय राजतंत्र चल रहा है बुर्बो राजवंश का, तो इस समय फ्रांस में 3 वर्ग के लोग रहा करते थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। देखिए यह बांटने के ऊपर है, आप कितने भी वर्ग में बांट सकते हैं। जो सबसे ज्यादा अमीर है उसको प्रथम वर्ग कहेंगे, थोड़ा सा कम तो बीच वाला, उससे कम 3 वाला, उससे कम 4 वाला, बांटते जाइए। तो सबसे पहला जो वर्ग था उसको प्रथम वर्ग कहा गया कि यह प्रथम वर्ग के लोग हैं। और प्रथम वर्ग में कौन रहेंगे? पुरोहित लोग, जिसको वहां यूरोप में पादरी कहा जाता है, जिसको हम पोप कह सकते हैं। पोप यह गाना बाना बजाना नहीं है, पोप कैसे लिखते हैं वही वाला पोप। प्रथम वर्ग में पादरी आते थे जो कि चर्च में रहते थे। क्या? चर्च में। इनकी संख्या बहुत कम हुआ करते थे, प्रथम वर्ग की जनसंख्या बहुत कम था। इसका लगभग संख्या 1 से 1.5 लाख हुआ करता था, 1 से 1.5 लाख लोग ही रहते थे। अगर आप परिवार में देखना चाहते हैं कि कितने परिवार हैं तो आप कह सकते हैं कि 30,000 परिवार। 30,000 क्यों? हम 30,000 कैसे जान गए? तो हम 5 से भागा दे दिए, 5 तिया 15 है कि नहीं। तो लगभग 30,000 परिवार ही रहते थे जो कि प्रथम वर्ग में थे। दूसरा द्वितीय वर्ग देख ले रहे हैं। द्वितीय वर्ग में लगभग जो है यहाँ 30,000, तो यहाँ लगभग ज्यादा था, लगभग कह सकते हैं कि 40 लाख आबादी लगभग यहाँ रहते थे।
फिर 5 से भगा दीजिए तो लगभग 80,000 आ जाएगा। यहाँ इसमें कौन वर्ग आते थे? द्वितीय वर्ग में प्रथम वर्ग में पादरी आ गए, द्वितीय वर्ग में आ जाते थे कुछ राजा या फिर कह सकते हैं अमीर वर्ग। राजा माने अमीर वर्ग, कुलीन, जिसको और एक नाम दिया जाता है क्या? कुलीन वर्ग। यह कुलीन वर्ग के लोग आते थे, अमीर घर के लोग आते थे। तीसरा हुआ करता था तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग में कौन आते थे? तो इसमें आते थे मजदूर करने वाले। और आते थे कौन? तो किसान आ गए। इसके अलावा कौन आ जाएंगे? अध्यापक, तो अध्यापक आ गए। इसके बाद फिर कौन आ जाएंगे? डॉक्टर साहब आ जाएंगे। जो भी मतलब आ रहा है कम पैसा कमाए वाला आदमी, वह सब के सब कौन में चला जाएगा? तो तृतीय वर्ग में चला जाएगा, आते थे। और ये लगभग 2.5 करोड़ आबादी थे। मुबारक हो, आप 7 करोड़ जीत गए। 2.5 करोड़ लोग आते थे तृतीय वर्ग में। और इन वर्ग का काम कौन था? बाकी जो दोनों वर्ग है उनको सेवा करना। हम प्राचीन इतिहास में भी पढ़े थे कि भारत के जो प्राचीन में वर्ण व्यवस्था 4 भाग में बांट दिए गए थे। पहला होता था पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र का काम क्या होता था? जो ऊपर के 3 वर्ग हैं उनको सेवा कीजिए। तो इनका भी तृतीय वर्ग का काम क्या है? ऊपर के जो 2 वर्ग है उनको सेवा देना है। कैसे सेवा देंगे? मजदूर आदमी है तो राजा के यहाँ, अपने स्वामी के यहाँ, मालिक के यहाँ जा करके मालिक ही खटेंगे। कोई काम रहेगा मालिक का कर देंगे। किसान का काम क्या है? जमींदार के यहाँ जा करके खेती करेगा, किसान में, खेत में। अध्यापक काम क्या है? तो जो अमीर वर्ग के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, राजा के बेटा हैं, उनको यहाँ पढ़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब इलाज करके काम करेंगे अपन। जो जिनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपने स्वामी के, मालिक के सेवा देंगे। सेवा देना काम था समाज स्तर पर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बंटवारा सही नहीं हुआ तीनों वर्ग में। देखिए, मान लेते हैं कि यह प्रथम वर्ग, यह देख लेते हैं कि द्वितीय वर्ग, और यह क्या हो गया? तृतीय वर्ग। कोची? तृतीय वर्ग। हम 3 वर्ग को समझ रहे हैं। लड़ाई कोची लगी होता है? पैसा लगी, जमीन ला, जायदाद ला। तो प्रथम वर्ग में जनसंख्या देख रहे हैं कि कितना है? तो मात्र कह सकते हैं कि 1.5 लाख। कितना जनसंख्या अगर हम देख रहे हैं तो प्रथम वर्ग की जनसंख्या है 1.5 लाख। द्वितीय वर्ग की जनसंख्या है कितना? तो 40 लाख। और इसकी जनसंख्या कितना हम लोग देखें तो 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या है। अगर हम बात करें जमीन की, भूमि की, जमीन की, तो इन दोनों को मिला करके फ्रांस का लगभग 40% जमीन इन्हीं लोग के पास हुआ करता था। और यह जनसंख्या में कितना आते थे? मात्र 10%। 2.5 करोड़ वाला का जमीन कितना पड़ गया? इतने सारे वर्ग, 60%। और यह 60% जमीन बांटा हुआ है 90% लोगों में। हालांकि ये अपना जमीन नहीं है, राजा जब चाहे तब इनसे जमीन वापस ले सकते हैं। तो ये कारण रहा सामाजिकरण, जिससे लोगों को परेशानी हुआ करती थी। और राजा कह रहा है कि ये लोग, जनता का डिमांड है कि बैठक बुलाएं, हम राजा से बात करेंगे, अपना समस्या रखेंगे। तो उसी तरह से लुई 16वां कहता था कि हम अपने दादा के जैसा काम करेंगे। और दादा कोची कहते थे कि आई एम द स्टेट। लुई 16वां भी कहा कि हम भी बैठक नहीं करवाएंगे। तो दादाजी तो तुम्हारे योग्य थे, सब जो भी बात उठ रहा था उसको दबा दिया करते थे, इनको समस्या नहीं होने देते थे। और तुम जो है अयोग्य व्यक्ति है और इन सबको समस्या हो ही रहा है, जनता चुप नहीं बैठेगी, है कि नहीं? तो यह एक कारण बन जाता है। फिर अगला हम कारण देखने रहे हैं क्या? सामाजिक आर्थिक के बाद एक हम कारण देख ले रहे हैं, धार्मिक कारण। क्या? धार्मिक कारण। धर्म के आधार पर भी देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बीच एक कारण देखने को मिला। कैसे? तो हम पढ़े हैं भौगोलिक खोज में ही, हम चैप्टर में देखे थे कि यूरोप में 1453 में जो युद्ध हुआ, वहां से 2 धर्म के लोग आना शुरू हो गए थे। एक जो अभी भी कैथोलिक धर्म में विश्वास कर रहे हैं, और एक जो कि प्यूरिटन वाले हैं, प्रोटेस्टेंट वाले हैं। तो फ्रांस में कैथोलिक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया। कैथोलिक धर्म, फ्रांस में कैथोलिक जो धर्म था वह राज धर्म बन गया है। राजा 2 धर्म मानता है, उसी को कहा जाता है कि यह राज धर्म है। हालांकि वर्तमान में सब देश निरपेक्षता की ओर जा रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो अभी भी राष्ट्रीय धर्म की मान्यता देते हैं। कि इसके अलावे प्यूरिटन
प्यूरिटन वाले को, या फिर कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट वाले को, इन सब के साथ भेदभाव किया जाने लगा। तो इस तरह से घटना प्रचलित हो गई जिनसे इन सब जनसंख्या वाले लोग फ्रांस के राजा से विरोध में जाना शुरू हो गए। देखिए, कैथोलिक धर्म के अलावे और भी कुछ कुछ धर्म हुआ। देखिए, धर्म के आधार पर फ्रांस के शासक ने टैक्स लगाना, कर लेना शुरू कर दिया। कर क्यों? क्योंकि जो कैथोलिक धर्म को मानता है उसको तो खैर कर नहीं लगेगा, लेकिन जो विरोध वाले हैं उनको कर देना पड़ रहा। कर या कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भी टैक्स लिया गया। और दो तरह के टैक्स चलता था उस समय। एक होता था जिसको टिथे कहा गया था, और टिथे उन लोगों से लिया जाता था जो प्यूरिटन है, प्रोटेस्टेंट है, चर्च के नाम पर टैक्स देते थे। और एक हुआ करता था टैले धर्म, यह लिया जाता था भूमि से संबंधित, जमीन। और यह जितना जो टैक्स देख रहे हैं यह सब टैक्स लगेगा 90% लोगों पर। राजा सोच रहा है कि जनसंख्या जहां पर अधिक है वहीं टैक्स लगेगा, तभी तो ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि मायने जनसंख्या नहीं रहता है, मायने रखता है कि किसके पास कितना धन है। और पूरे राजस्व का कह सकते हैं कि 90% धन किसके पास है? तो दो वर्ग, जिसमें प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, दो ही वर्ग के लोगों के पास बहुत अधिक पैसा थी। हम देख रहे हैं कि 40% भूमि मात्र 10% ही लोगों के पास है और 90% पैसा ये लोग रखे हुए हैं। तो कर यहाँ लगाना चाहिए, न कि ये दोनों कर लगा दिए किस पर? तो प्रथम वर्ग पर। और प्रथम वर्ग के पास तो पैसा है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से देंगे, कर कहाँ से देंगे? तो यह भी एक कारण बन जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति हो गया। तो धार्मिक कारण हो गए। धार्मिक कारण के अलावे एक कह सकते हैं कि यहाँ एक अलग कानून व्यवस्था ही स्थापित कर दिए। कानून व्यवस्था अच्छा नहीं था, कानून व्यवस्था। क्यों? क्योंकि इस समय फ्रांस में जो कैथोलिक धर्म को नहीं मानते थे उन पर एक नियम के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। जो फ्रांस के देखता था कि राजा के खिलाफ जा रहा है, जिस पर शक हो जाता था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और गिरफ्तार करने के लिए कोई कानून का नाम दे देते थे। तो एक कानून आ गया था, लेटर्स द कैचेट। लेटर्स द कैचेट नाम का एक कानून पास कर दिया। और इसके तहत बिना अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश क्या होता है? जब राजा कोई भी आदेश देता है तो अध्यादेश होता है। बिना राजा के कोई आदेश के जिस पर शक हो जाता था उसे गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता था। तो यह कानून व्यवस्था भी एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति को होने में मदद किया। अगला कारण बनता है कुछ लेखक लोगों का। लेखक या फिर कह सकते हैं प्रचारक, या फिर कह सकते हैं प्रबुद्ध लोग। प्रबुद्ध यानी पढ़ल लिखल लोग, प्रबुद्ध लोग, यह तीनों एक ही नाम है। इनका भी कुछ कारण बन गया जो कि फ्रांस के क्रांति में जो गुस्साए हुए जनता थे उनके अंदर एक तरह से राष्ट्रवाद डाल दिया और उनके राष्ट्रवादी विचार को बढ़ा दिया। 3 लेखक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों लेखक के नाम हम जानेंगे, याद ही कर लेंगे। एक लेखक थे कौन? मोंटेस्क्यू, दूसरा वोल्टेयर और तीसरा रूसो। तीनों के बारे में हम समझते हैं। पहला जो लेखक थे उनका नाम क्या था? मोंटेस्क्यू। एक हम लेखक का नाम बता दिए, वोल्टेयर। क्या? वोल्टेयर। और एक जो लेखक थे उनका नाम था रूसो। यह अक्सर एग्जाम में आते हैं तीनों से प्रश्न। देखिए, मोंटेस्क्यू का यह मानना था कि राजा जो लुई 16वां शासन कर रहे हैं फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में चलेगा राजतंत्र ही चलेगा, राजतंत्र व्यवस्था ही कायम रहेगा, लेकिन राजा को कायदे से काम करना चाहिए। कायदे क्या होना चाहिए? कि राजा को चाहिए कि कार्यपालिका का गठन करे। कार्यपालिका। राजा को यह चाहिए कि विधायिका का स्थापना करे। विधायिका। राजा को यह चाहिए कि यह न्यायपालिका की स्थापना करे। न्यायपालिका। तो देख रहे हैं कि यह कानून से संबंधित 3 गो अंग दे दिया। एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों का मतलब तो आप जान ही रहे हैं। इन तीनों अंग को इन्होंने एक किताब में वर्णन कर दिया। उस किताब का नाम क्या रख दिए? विधि की आत्मा। विधि की आत्मा नामक पुस्तक कौन लिख दिए? मोंटेस्क्यू। जिसमें किस पर कोची के चर्चा है? तो शासन के अंग के, विधि के अंग के चर्चा है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया था। फ्रांस में न्यायपालिका के जैसी एक संस्था थी,
उसको पार्लमा कहा जाता था। क्या? पार्लमा। लेकिन पार्लमा राजा के इशारों पर नचती थी। राजा जब मन चाहे तब पार्लमा को, सदस्यों को पैसा दे करके अपने तरफ फैसला कर लेता था। पार्लमा में टोटल 17 सदस्य बैठते थे और यह 17 के 17 कुलीन वर्ग के होते थे, न कि तृतीय वर्ग के या मध्यम वर्ग के नहीं। यह सब के सब कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे। यह वंशानुगत पद ऐसे ही चला रहता था। लेकिन फ्रांस में धीरे धीरे जब लोग शिक्षित हुए तो लोगों का एक मत हुआ। क्या? हम सामाजिकरण में एक बात छूट गया, जो हम देखे कि फ्रांस में 3 गो धर्म में बांट दिया था। प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग फ्रांस के लोग बट गए थे। जो तृतीय वर्ग लोग थे, इसमें भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ मजदूर हैं, जो कि अधिकतर अशिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है, अशिक्षिता को, या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई किसान है तो यह भी अधिकतर इसी को रिप्रेजेंट करता है। यह क्या हो सकता है? अशिक्षित हो सकते हैं। यह बात तब की है 1789 की। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर, ये तो पढ़ल होगा, डॉक्टर साहब कैसे लिखते हैं डॉक्टर। एक होगा टीचर, क्या? टीचर, यह भी तो पढ़ा लिखल होगा। तो इन सब को कह सकते हैं कि यह एक अलग वर्ग ही मिल गए, अलग वर्ग बन गए, जिसको कहा गया शिक्षित लोगों का वर्ग। शिक्षित वर्ग का एक नया वर्ग बना, जिसको कहा गया मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग। अब जब भी कोई शिक्षित वर्ग के लोगों को आप उस तरह के समानता नहीं दीजिएगा तो ये लोग फिर क्या कर सकते हैं? विरोध में चले जाएंगे। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जब पढ़ लिख लेता है तो वह समानता की बात करता है। पहले जब होता था, अभी भी गांव में होता है कि जब लोग अनपढ़ रहते हैं, गांव में कोई मुखिया भी छोटा खड़ा चला जाता है तो लोग अपना कुर्सी हटा दिए, मालिक को दे दिए बैठने के लिए, मालिक बैठा रहेंगे और अशिक्षित आदमी नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जब वही आदमी पढ़ लिख लेगा, सामने विधायक भी आएगा तो कुर्सी छोड़कर नहीं उठता है। इसके पीछे रीजन है क्या? तो शिक्षित हो जाना। तो फ्रांस में जनता शिक्षित हो गई तो एक नया वर्ग का निर्माण कर दिया, जिसको कहा गया मध्यम वर्ग। अब नया एक वर्ग आ गया, मध्यम वर्ग। तो यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति एक मध्यम वर्ग की क्रांति थी। बाकी लोगों को क्या परेशानी है? अशिक्षित है, किसान है, मजदूर है, किसी के भी अंदर रह सकते हैं। लेकिन शिक्षित वर्ग को समानता नहीं मिल पाया फ्रांस में। ये लोग अब चाहते थे शिक्षित वाले कि हमें भी पार्लियामा में शामिल किया जाए, लेकिन पार्लियामा में तो रहते थे सिर्फ वंशानुगत के आधार पर। पार्लियामा में इन लोगों का डिमांड था कि अब हम लोग को भी जाना चाहिए मंत्रिमंडल में, तो वहां भी तो वंश के आधार पर चलता था। तो इसीलिए शिक्षित वर्ग या फिर कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग वालों ने एक क्रांति की ओर बढ़ावा दिया। यह सामाजिक कारण में ही थोड़ा सा देख लेना था। देखिए अगला हम जब लेखक के बारे में देख रहे हैं तो मोंटेस्क्यू ने किस चीज को बढ़ावा दिया? राजतंत्र को ही बढ़ावा दिया, लेकिन सरकार के 3 अंग का स्थापना किया, राय दिया, विचार दिया। अगला आए वोल्टेयर। इन्होंने भी राजतंत्र का ही समर्थन किया, लेकिन कहा कि राजा यदि कोई भी काम करता है तो यह सब काम होना चाहिए जनता के हित में, न कि क्रूरता पूर्वक। तो इन्होंने भी कहा कि जनता के हित में काम हो, जनता के हित में काम होना चाहिए। अगला आए रूसो। रूसो कहा कि हमको पूर्ण परिवर्तन चाहिए, पूर्ण परिवर्तन, यानी कि हम नहीं रहेंगे राजतंत्र में, हमको चाहिए प्रजातंत्र। क्या? प्रजातंत्र। समाज की बात होना चाहिए, जो समाज कहेगा उसी आधार पर बात होगा। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक कौन लिख दिए? रूसो ने। इन्होंने इसी को कहते हैं क्या? एक राय दिए जनरल विल। जनरल विल भी जो पुस्तक है वह कौन लिख दिए? तो रूसो ने। यह प्रजातंत्र की डिमांड करते हैं, यानी कि यही क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र। और इन तीनों विचारकों ने मिल करके फ्रांस के जनता के आग को और अधिक भड़का दिया और क्रांति के लिए मजबूर हो गए। देखिए, और अगला जो नेक्स्ट जो कारण बन जाता है वह कौन होता है? तो पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। हम पेरिस के संधि कहें या फिर कह सकते हैं कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति। पेरिस की संधि कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। और इसी के बाद से हमको आगे देखना है। यही तत्कालीन कारण बना, क्योंकि इसी के बाद लड़ाई छिड़ गया। तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण। इसी क्रांति के बाद या इसी बैठक के बाद, संधि के बाद
फ्रांस की जनता ने फ्रांस के राजा से अब पूर्ण रूप से विरोध करना चालू कर दिया, और इसके बाद हम क्रमवार तरीका से अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए यह वीडियो ही देखिए और रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।